यूपी में माफिया अतीक अशरफ की हत्या को लेकर सियासी लड़ाई तेज हो गई है। आपको बताएं, ओवैसी ने शूटर्स को फिर से गोडसे की औलाद बता दिया। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में माफिया अतीक की हत्या बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने मुरादाबाद में चुनावी सभा में कहा कि अतीक अशरफ को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। 2 हथियार 8-8 लाख के 16 लाख, ये के पास दौलत कहां से आई थी? इस पर तो किसी को एतराज नहीं होगा। कोई ये तो नहीं कह सकता कि भड़काऊ भाषण है। बोल सकते ना उनको, बल्कि और ज्यादा कहता हूं, ये गोडसे की नाजायज औलाद है। अपराधियों और माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भी ओवैसी ने सीएम योगी को घेरा और पूछा कि शूटर्स के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। जो 3 लोग गोली चलाए, क्या उनके घर पे बुलडोजर देखा आपने? देखा? मैं भी नहीं चाहता उनका घर टूटे। और उमेश पाल मर्डर केस में फरार शाइस्ता परवीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों की माने तो बुर्का पहनने वाली महिलाओं की वजह से शाइस्ता परवीन 5 दिन पहले पुलिस के शिकंजे में आते आते रह गई। माफिया अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। उमेश हत्याकांड के 66 दिन बाद शाइस्ता अब तक पुलिस से बचने में कामयाब रही है। सूत्रों के मुताबिक STF प्रयागराज में 5 दिन पहले शाइस्ता को गिरफ्तार करने के काफी करीब थी। सूत्रों की माने तो 5 दिन पहले शाइस्ता की लोकेशन उसके देवर अशरफ के ससुराल में मिली थी, जिसके बाद पुलिस पूरी तैयारी के साथ रेड डालने प्रयागराज के हटवा इलाके में पहुंची थी। लेकिन जैसे ही पुलिस शाइस्ता के लोकेशन के करीब पहुंची, तभी वहां मौजूद बुर्का पहनी महिलाओं ने पुलिस की टीम को घेर लिया, जिसका फायदा उठाकर शाइस्ता वहां से फरार हो गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की टीम जब रेड के लिए आ रही थी, तब वहां एक मस्जिद से इसको लेकर अनाउंसमेंट भी की गई थी, जिसमें महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए कहा गया था। महिलाओं की इसी भीड़ का फायदा उठाकर शाइस्ता फरार हो गई। सूत्रों के मुताबिक गद्दे मुस्लिम समाज के लोग शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के प्रदर्शन के बीचों बीच भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से पलटवार किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में उतरे नेताओं पर आरोप लगाया कि उनका असली मकसद प्रधानमंत्री और बीजेपी पर सियासी हमला करना है। मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूं, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। इसके साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा कि अगर पार्टी या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस्तीफा देने को कहा जाएगा तो वो इस्तीफा दे देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर मेरी पार्टी कहे कि आप इस्तीफा दे दो तो मुझे कोई विलंब नहीं लगेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। FIR हो गई, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तो जांच का परिणाम आने दो। उसके पहले किस चीज का इस्तीफा बनता है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि मेरे ऊपर आरोप क्या है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हरियाणा के कुछ पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट्स पर जी न्यूज और मैट्रिक्स का जो ओपिनियन पोल सामने आया, ओपिनियन पोल में बीजेपी 103 से 115 सीट्स के साथ वापसी करती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 79 से 91 सीट्स मिल रही है। कर्नाटक चुनाव से पहले 224 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। जी न्यूज और मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल में बीजेपी एक बार फिर कर्नाटक में वापसी करती दिख रही है, जबकि कांग्रेस एक बार फिर विपक्ष की भूमिका में दिख रही है। इस ओपिनियन पोल में कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 103 से 115 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, तो वहीं कांग्रेस को 79 से 91 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही जेडीएस के खाते में 26 से 36 सीट जाती दिख रही है, वहीं अन्य को 1 से 3 सीटें संभव है। अगर कर्नाटक में वोट प्रतिशत की बात करें तो जी न्यूज और मैट्रिक्स के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 42% वोट तो कांग्रेस को 40% वोट मिलने का अनुमान जताया है। साथ ही जेडीएस को 15% और अन्य को 3% वोट मिलने का अनुमान है। ये ओपिनियन पोल 29 मार्च से 30 अप्रैल के बीच किया गया।
इस पोल में कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर 2,80,000 लोगों की राय ली गई है। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 मई को एक चरण में होने हैं। तो कर्नाटक के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े गेम चेंजर साबित होंगे, इस पर भी जी न्यूज और जो मैट्रिक्स का ओपिनियन पोल है वो सामने आ चुका है। देखिए अगली रिपोर्ट। कर्नाटक चुनाव में एक बार फिर बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए जी न्यूज और मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल में पीएम मोदी से जुड़ा सवाल किया गया तो बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। कर्नाटक के लोगों से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे। इस सवाल के जवाब में 44% मतदाताओं ने पीएम मोदी को गेम चेंजर बताया, तो वहीं 34% लोग इस राय से कुछ हद तक सहमत दिखे। वहीं 22% मतदाताओं ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी गेम चेंजर साबित नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर इस ओपिनियन पोल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी लोगों से सवाल किया गया, जिसके जवाब में केवल 12% लोगों ने कहा कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जबकि 26% लोगों की राय ये थी कि इससे कांग्रेस को थोड़ा ज्यादा फायदा हो सकता है। वहीं 62% लोगों का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। तो कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे। कार्यक्रम में कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता मौके पर मौजूद रहेंगे। कर्नाटक चुनावों में बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद अब कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। कर्नाटक चुनावों के घमासान को देखते हुए कांग्रेस इस बार बीजेपी से भी अच्छे वादे करने की कोशिश करेगी। खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता और एनआरसी लागू करने का वादा किया है। अच्छे समाज को बढ़ने के लिए सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और संविधान की भी जो निर्माता रहे उनकी ये इच्छा थी कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उधर जी न्यूज ने यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी सवाल किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कह रहे हैं नहीं, हम देखेंगे उसके ऊपर, वो सेंसिटिव मैटर है, हम उसको फाइट करेंगे। पोलराइज करने के लिए वो कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज और आधा लीटर नंदिनी दूध दिए जाने का भी वादा किया है, जिसके जवाब में कांग्रेस क्या ऐलान करती है, देखना दिलचस्प होगा। केदारनाथ मंदिर के बाहर घंटों तक क्यूआर कोड लगा रहा, जिस पर लिखा था यहाँ क्यूआर कोड से दान करें। जब तीर्थ पुरोहितों का ध्यान इस तरफ गया तब पता चला कि ये तो श्रद्धालुओं से ठगी का एक नया तरीका भर था। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में ठगों ने शिव भक्तों से ठगी करने का बिल्कुल नायाब तरीका इजाद किया है, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए डिजिटल जुगाड़ ढूंढा गया। फिर क्या था, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने के लिए क्यूआर लगा दिए गए। ठगी के इस नए तरीके पर किसी का ध्यान भी नहीं गया। ये क्यूआर कोड घंटों दोनों मंदिरों के बाहर लगे हैं। न जाने कितने श्रद्धालु इस ठगी का शिकार भी हुए होंगे, किसी को पता नहीं। सच्चाई खुलने के बाद मंदिर समिति ने पहले तो अपने स्तर पर मामले की जांच की, बाद में केदारनाथ पुलिस चौकी और बद्रीनाथ थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई। जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे। पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। बद्री केदार में इस तरह की डिजिटल ठगी का ये अपनी तरह का पहला मामला है। जब तक मंदिर समिति की इस तरह की ठगी पर नींद नहीं टूटी, तब तक तो ठग अपना काम कर चुके थे। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर वहां सियासत भी चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं। कमलनाथ लगातार पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। ऐसी ही एक सभा में कमलनाथ ने हिंदू धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि वो हिंदू हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ये समझने। दरअसल कमलनाथ युवाओं के बीच बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के हालात बिगड़ रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। पूरे प्रदेश की तस्वीर
आपके सामने है। हर वर्ग परेशान है। ये भटकता हुआ नौजवान, इतने सारे नौजवान हैं, कितनी बड़ी चुनौती इनके भविष्य की है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। पर अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे मध्य प्रदेश। कमलनाथ ने युवाओं से विकास के मुद्दे पर वोट देने की अपील की। तो पिछले कुछ महीनों में कोर्ट से सजा मिलने के कारण 2 सांसदों ने अपनी संसद की सदस्यता गंवा दी है। और मार्च में राहुल गांधी की सदस्यता विवादित बयान पर कोर्ट के फैसले के बाद चली गई। अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। दरअसल अफजाल अंसारी को शनिवार को गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद नियम के मुताबिक कोर्ट के आदेश के साथ ही उनकी संसद सदस्यता भी खत्म हो गई। लोकसभा सचिवालय ने 56 घंटे के अंदर अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म होने का नोटिस भी जारी कर दिया। अफजाल अंसारी 2019 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से सांसद चुने गए थे। अफजाल अंसारी ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को हराया था। अफजाल के भाई मुख्तार अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई गई थी। दोनों भाइयों के खिलाफ कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद भड़की हिंसा मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था, जिस पर शनिवार को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई। अफजाल को कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत हिरासत में लिया गया, जबकि मुख्तार पहले से जेल में बंद है।